सेल्जा अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें ऐसे टूटने नहीं देगी। अब तुम्हें अदृश्य को अपने कंट्रोल में करना है, जैसे मैंने तुम्हारे डैड को अपने काबू में कर रखा है। तुम्हारे डैड मेरे एक कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अपनी पहली वाइफ मेरे कहने पर डाइवोर्स दे दिया। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम्हें अदृश्य चाहिए तो तुम्हें वो ही करना होगा जैसा मैं बोलती हूँ। तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं करना है, वरना हमारा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। अहाना भी अपनी माँ की बात में हाँ बोल देती है और सेल्जा अपनी बेटी अहाना की अपना प्लान बताती है। अदृश्य होटल रूम से निकलकर अपनी कार की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र फिर से होटल के ग्राउंड में खेल रहे बच्चों पर जाती है और वो फिर से उस बच्चे को ढूंढता है जो उसे कुछ देर पहले था पर मिला था। अदृश्य को उस बच्चे का डैड कहना याद आता है, जिसे सोचकर उसके फेस कर ना जाने वाली स्माइल आ जाती है। और कुछ देर वहां रुककर अदृश्य वहां से अपनी ग्रे वैली वाले घर की तरफ निकल जाता है। अदृश्य कार खुद से ही चला रहा था। अब आगे अदृश्य अपनी कार को ग्रे वैली की पार्किंग में कार को पार्क करता है और कार से निकलकर उस महल जैसे घर में जाता है जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां पर कोई केवल 5 ही आदमी रहते हैं जिन्हें वहां की साफ सफाई के लिए रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर केवल अदृश्य के 2 पालतू टाइगर रहते थे जो इस विला की निगरानी करते हैं। अदृश्य और उन 5 के अलावा कोई भी इस जंगल में नहीं आ सकता है। अगर कोई गलती से भी आ जाता है तो उसे ये टाइगर अपना खाना बना लेते हैं। उस इंसान के बारे कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता था। अदृश्य को देखकर दोनों टाइगर सेरा और बूजो उसके पास आते हैं। अदृश्य को देखकर दोनों काफी खुश थे क्योंकि अदृश्य काम में बिजी होने की वजह से उन दोनों से काफी कम ही मिल पाता था। अदृश्य को पेट्स से काफी लगाव है। सेरा और बूजो के अपने पास आने से अदृश्य उनके लिए रुक जाता है और दोनों को प्यार से सहलाता है। अपने मालिक का प्यार देख दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और अदृश्य की तरफ नहीं देखते हैं। अदृश्य समझ जाता है दोनों उसे नाराज हैं क्योंकि अदृश्य उन दोनों से मिलने काफी दिनों बाद आया है। अदृश्य उनके पास जमीन पर बैठकर दोनों से कहता है, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? अगर ऐसे ही नाराज रहोगे तो मैं तुम दोनों को मुंबई भेज दूंगा। दादी माँ और दादाजी के पास मुंबई का नाम सुन दोनों अदृश्य को अपनी आंखों में एक उदासी लिए देखते हैं क्योंकि अदृश्य की दादी सेरा और बूजो को अपना नौकर बनाकर रखती है। वो दोनों को मस्ती नहीं करने देती है और दोनों से किसी भी चीज को इधर से उधर ले जाने के लिए बोलती है। काफी बार तो दादी बूजो से अपने न्यूज़पेपर भी लाने को बोलती है और मस्ती करने पर उन्हें डांटती भी है और कभी कभी तो उनके पीछे अपनी छड़ी लेकर लग जाती है। ये सब सोचकर सेरा और बूजो दोनों अदृश्य को चाटते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे बोल रहे हो, हमें उनके पास मत भेजो। दादी हमें ऐसे ऑर्डर देती हैं जैसे हम उनके यहाँ काम वाले लग रहे हैं। अदृश्य उनकी बात समझ जाता है और वहां से उठकर अपने रूम की तरफ जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं नहीं भेज रहा तुम्हें दादी माँ के पास, लेकिन वो तुम दोनों को एक बार देखना चाहती है, इसलिए वो अगले महीने यहाँ पर आ रही है। इतना बोल अदृश्य रूम को लॉक कर देता था। थोड़ी देर बाद अदृश्य फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ रहा होता है कि तभी उसके पिता का कॉल आ जाता है। अदृश्य कॉल को पिक कर अपने डैड से बात करता है। वो अदृश्य को कल रात होने वाली रायचंद की पार्टी के लिए बताते हैं क्योंकि कल अहाना का बर्थडे है जिसे रायचंद धूमधाम से मनाते हैं। अहाना सेल्जा रायचंद और रामजश रायचंद की इकलौती औलाद है। अदृश्य अपने डैड को ओके बोल देता है और डिनर के अपने रूम में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदिति को भी अहाना की पार्टी का इनविटेशन मिला था, लेकिन आदिति का ऐसी पार्टी में जाने का मन नहीं था। आदिति इन सब पार्टीज में बोर हो जाती है, इसलिए वो इस पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मीरा ने अदिति को जाने के लिए बोलता है क्योंकि मीरा को कहीं से पता चला था कि उस पार्टी में अदिति की सौतेली माँ और बहन दोनों आने वाले हैं। लेकिन आदिति इस बात से अनजान थी कि कल की पार्टी में वो अपने अतीत से मिलने वाली है। अदिति का आज का पूरा दिन काफी बिजी था। ऐसे ही पार्टी का टाइम भी पास आ गया। अदिति अपने होटल रूम से रेडी होकर पार्टी वेन्यू पर जाती है जहां उसे राहुल दिखता है। राहुल को देखकर अदिति उसे आवाज देती है कि तभी कार का डोर खुलता है जिसमें से एक काला जूता बाहर निकल कर आता है कि फिर एक लंबी सी पर्सनैलिटी वाला निकल कर आता है।
जिसे देखकर अदिति बोली, मिस्टर राठौड़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अदृश्य को देखकर अदिति उसकी तरफ जाती है और राहुल से बोली, मिस्टर राठौर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह बात सुनकर राहुल बोला कि यह मिस्टर राठौर के फादर के दोस्त की बेटी का बर्थडे है। अदृश्य अदिति को देख लेता है और अदिति के पास जाकर बोला, हेलो मिस अदिति, आप यहाँ? अदिति अदृश्य को बताती है, मिस्टर राठौर वो इस पार्टी का इनविटेशन मुझे भी मिला था। अदृश्य अदिति से काफी प्यार से बातें कर रहा था। दोनों को बातें करते देखकर राहुल वहां से चला जाता है। अदृश्य अदिति की तारीफ करते हुए बोला, आज आप काफी सुंदर लग रही थी। अदिति अदृश्य के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर अपने आप से बोली, ये मिस्टर राठौर को क्या हो गया, ये मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अदिति को कहीं खोया देखकर अदृश्य अदिति के सामने हाथ हिलाता है। तब जाकर अदिति होश में आती है और अदृश्य के पूछने पर बोली, नथिंग सीरियस मिस्टर राठौर, और अदृश्य को वहां से जाने का बोल जल्दी से अंदर चली जाती है। अदृश्य अदिति को देखता ही रह जाता है कि अदिति उसे ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकती है। अदृश्य भी पार्टी हॉल में चला जाता है। अदृश्य को आया देखकर सारी क्राउड शांत हो जाती है, क्योंकि अदृश्य का खौफ था उन लोगों में। अदृश्य को आया देखकर अहाना के डैड रामजश रायचंद अदृश्य के पास आते हैं और उसे अपने कुछ खास लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज अदृश्य का ध्यान अदिति पर था। उसकी नजरें न चाहते हुए भी बार बार अदिति पर जाती हैं। अदृश्य अदिति को अपने ऑफिस में तो चोरी चोरी देखता ही था, लेकिन आज वो इतनी क्राउड के सामने भी बार बार अदिति को ही देख रहा था। अदृश्य की ये हरकत अहाना नोटिस कर लेती है और उस तरफ देखती है जहां पर अदृश्य देख रहा था, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 लड़के खड़े थे। ये अदृश्य के दोस्त रोहित और विवान हैं। रोहित और विवान को देखकर अहाना एक चैन की सांस लेती है। उसे लगा था कि उसका अदृश्य किसी लड़की को देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अहाना अपने मन के ख्यालों को झटक कर अदृश्य के पास जाती है। अदृश्य अदिति के वहां से दूसरी जगह जाने के बाद उन लोगों से बातों में लग गया था। अहाना अदृश्य के पास आकर देखती है कि उसके डैड और अदृश्य दोनों उनकी कंपनी में शेयर होल्डर से बातें कर रहे थे। उन लोगों में से एक शेयर होल्डर की बेटी भी उनके साथ थी, जो कब से पता नहीं अदृश्य को अपनी लस्ट भरी आंखों से देख रही थी। एक लड़की होने से अहाना को पता चल जाता है कि वो लड़की किन ख्याली पुलाव को बनाने में लगी है। अहाना को उस लड़की से जलन होती है। उसका तो मन कर रहा है अभी जाकर उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ लगाए और जिन आंखों से को देख रही है उन आंखों को ही बाहर निकाला दे। अदृश्य को माहिरा बंसल घूर रही थी, जो कि अहाना की सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी कंपटीटर। दोनों एक इसी बात पर लड़ाई होती है। वो दोनों हर एक चीज में एक दूसरे से आगे जाना चाहती हैं। अहाना अपने मूड को ठीक कर और अपने फेस पर एक स्माइल लेकर अदृश्य की तरफ जाती है। अहाना अदृश्य के पास आकर उसके हाथों में हाथ डाल देती है और उन लोगों को एक स्माइल के साथ देखकर बोली, ये मेरे होने वाले फियांसे हैं। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सब अहाना माहिरा बंसल को जलाने के लिए और सब लोगों बता देना चाहती हैं कि अदृश्य सिर्फ उसका है, आगे से कोई भी उस पर अपनी नजर ना डाले। ये सुनकर कि इतना हैंडसम लड़का अहाना का होने वाला हस्बैंड है, काफी लड़कियां तो अहाना से जल जल कर राख हो गई। इतना हैंडसम, अमीर, पावरफुल बैकग्राउंड वाले लड़के से कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेंगी। अदृश्य का ओरा ही अलग था, जो उसे भीड़ से अलग दिखाता है। इस पार्टी में काफी ऊंचे ऊंचे खानदानों की लड़कियां आई थी। उन्होंने काफी हैंडसम मर्द देखे थे, लेकिन सब अदृश्य की पर्सनैलिटी, पावरफुल फैमिली और अमीरी के सामने कुछ नहीं थे। जहां पर वो लोग छोटी मोटी कंपनी के सीईओ हैं, वहीं अदृश्य एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और देश की 90% कंपनियां राठौड़ इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। राठौड़ फैमिली का साम्राज्य इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी है। राठौड़ फैमिली का एनुअल टर्नओवर $5 ट्रिलियन था। राठौड़ फैमिली के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। राठौड़ फैमिली के पास इतना पैसा है कि ये लोग देशों को लोन देते हैं। राठौड़ फैमिली के पास इतना पैसा है कि ये कितने ही देशों को खरीद सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी हर एक देश के हर एक शहर में है। इनकी कंपनी की ब्रांचेज पूरे विश्व में हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में राठौड़ फैमिली का 95% शेयर है। लेकिन अदृश्य के दादाजी को अपने देश से प्यार है, इसलिए ही वो सभी यहीं से ही अपनी सभी कामों को संभालते हैं। अदृश्य के दादाजी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जमीन से जुड़े रहने वाले इंसान है
और उन्होंने अपने सभी बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दिए हैं। इतने पैसे होने पर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। राठौड़ फैमिली का नाम ही काफी था किसी को डराने के लिए। आहना राठौड़ फैमिली की बहू बना चाहती है, लेकिन अदृश्य पसंद नहीं करता है। माहिरा बंसल आहना को अदृश्य का हाथ पकड़ते देख लेती है और वो जल भुंद जाती है, क्योंकि वो भी अदृश्य से शादी करके राठौड़ फैमिली की बहू बने के सपने देखने लग गई थी। माहिरा के पिता ने माहिरा को पहले ही राठौड़ फैमिली के स्टेटस, पावर और रहीसी के बारे में बता दिया था और कहा था कि उसे कैसे ना कैसे करके अदृश्य को अपने प्यार में गिराना है, और एक बार अगर को उसके प्यार में गिर गया तो उसे राठौड़ फैमिली की बहू बने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसे कैसे ना कैसे करके अदृश्य को अपने प्यार के जाल में फंसाना था। अगर वो उसे अपने जाल में फंसने में नाकाम रही तो उसे अदृश्य को अपने बिस्तर तक लाना। अगर माहिरा एक बार अदृश्य के साथ हम बिस्तर हो गई और वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो कोई भी उसे राठौड़ फैमिली की बहू बने से नहीं रोक सकता है, अदृश्य भी नहीं। अदृश्य के डैड और उसके दादाजी अदृश्य को ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि अदृश्य के दादी को अदृश्य के बच्चे और इस खानदान के चिराग से मतलब है। लेकिन अगर अदृश्य किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करेगा तो अदृश्य को उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें माहिरा के डैड रंजन बंसल को पता थी, क्योंकि उन्होंने आहना के डैड और अदृश्य की बातें सुन ली थी। अदृश्य आहना को अपने इतने पास देखकर उसे घूर कर देखता है और धीरे से गुस्से में बोला, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अदृश्य फिर से बोला, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकल देना है, अब मेरा हाथ छोड़ो अगर तुम्हें अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। अदृश्य के गुस्से से आहना वाकिफ थी, इसलिए उसने बिना कुछ बोले अदृश्य का हाथ छोड़ दिया। वही माहिरा यह सब देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि माहिरा को भी पता था कि अदृश्य आहना को पसंद नहीं करता है और आहना ही अदृश्य से पूरा दिन चिपकी रहती है। लेकिन माहिरा सब लोगों के सामने आहना को बोल नहीं सकती थी, और खासकर वहां पर अदृश्य बैठा था। अगर वह उसे कुछ बोलती तो अदृश्य के ऊपर का गलत इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए माहिरा चुपचाप खड़ी है, तमाशा देखती रहती है। थोड़ी देर में अदृश्य एक्सक्यूज बोलकर वहां से चला जाता है। अदृश्य के जाने के बाद माहिरा आहना को टोंट मारते हुए बोली कि आहना, तुमने तो बोला था कि तुम अदृश्य राठौड़ से शादी करने वाली और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों के बीच ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा था। आहना, ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम दोनों के बीच प्यार है, और अदृश्य को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगाता है कि वो तुमसे प्यार करता है, मगर वह तुमसे प्यार करता है तो ऐसे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाता, और मैंने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा था जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था। आहना अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, माहिरा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लोगों ही पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने लग गई हो, इसीलिए अपनी औकात मत भूलो। तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और हाँ, मेरे अदृश्य से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है। इतना बोल आहना भी वहां से चली जाती है। आहना के जाने के बाद माहिरा अपने आप से बोली, अब तो मैं अदृश्य राठौड़ को अपने बिस्तर तक लाकर रहूंगी और उसकी पत्नी भी बनूंगी, तुम बस देखती जाओ आहना कैसे मैं तुम्हें अदृश्य से दूर करती हूँ। दूसरी तरफ अदृश्य काफी देर से अदिति को देख रहा था, लेकिन उसे अदिति कहीं भी नहीं दिखी। अदृश्य अदिति को इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर अदिति और एक लड़के पर गई। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अदृश्य को ये देखकर काफी बुरा लगा, क्योंकि अदिति कभी भी उसे ऐसे हंसकर बातें नहीं करती है, लेकिन आज एक अनजान लड़के से ऐसे खुलकर बात कर रही है। अदृश्य जल्दी से अदिति के पास जाता है और अदिति को कुछ काम का बोलकर वहां से दूर ले आता है। अदिति को आज अदृश्य का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। अदृश्य अदिति को दूर लाता है तो अदिति उसे पूछती है, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आपको क्या काम था? अदिति के पूछने पर अदृश्य बोला, वो ना। तभी अदृश्य को राहुल का कॉल आ जाता है। राहुल अदृश्य को बताता है कि उनके एक यूएस के क्लाइंट आए हैं, अगर वो फ्री है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। अदृश्य ये सुन एक बार अदिति को देखता है और एक बार उस लड़के को, और अदिति को वहां से लेकर चला जाता है। अदिति अदृश्य से कुछ पूछने को होती है, लेकिन अदृश्य अदिति को बीच में काटते हुए बोला, सब सवाल बाद में करना, पहले उस क्लाइंट से मिल लेते हैं। ये बोल अदृश्य एक रूम के अंदर जाता है। उस रूम के सोफे पर एक 35-40 साल का एक फॉरेनर बैठा हुआ था,
डोर खुलने की आवाज से वो फोनर क्लाइंट डोर की तरफ देखता है। आदृश्य को वहां देखकर वो क्लाइंट खड़ा हो जाता है और आदृश्य आदिति को अपने साथ लेकर अंदर आता है और एक सोफे पर बैठ जाता है। आदिति जैसे ही उस फोनर को देखती है, वो खुश होते हुए उसे बोली, हेलो मिस्टर विलियम, आप इंडिया में? आदिति को देखकर को फोनर बोला, हेलो आदि। अपनी टूटी फूटी हिंदी में वो मेरी मिस्टर राठौर के साथ मीटिंग है। आदृश्य दोनों को देखता है और फिर आदिति से पूछता है कि वो विलियम को कैसे जानती है। आदिति बताती है कि विलियम से उसकी मुलाकात यूएस में हुए एक फैशन शो हुई थी, तभी से वो दोनों फ्रेंड्स हैं। आदिति अब आदृश्य की इग्नोर कर रही थी, इसलिए आदृश्य आदिति के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाले सोफे पर बैठा देता है। आदिति हैरानी से अदृश्य को देखती ही रह जाती है और वहीं विलियम भी यह देखकर हैरान हो जाता है कि अदृश्य आदिति को ऐसे हाथ पकड़कर कैसे ले जा सकता है, क्योंकि आदिति को किसी का भी उसे टच करना पसंद नहीं था। विलियम भी अदिति को बहुत कम ही टच किया करता था, क्योंकि अदिति को किसी भी अनजान इंसान का उसको टच करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन विलियम यह लेकर शॉक हो जाता है क्या कि अदृश्य के आदिति को टच करने पर आदिति ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वही अदृश्य आदिति को आंखों से इशारा कर बैठने के लिए बोलता है, तो आदिति चुपचाप बैठी रहती है। अदृश्य विलियम के साथ अपनी मीटिंग करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां पर वेटर वाइन की बोतल और ग्लासेस रख कर चला जाता है। आदिति अदृश्य को और विलियम को वाइन का ग्लास देती है और वो सब वाइन पीने लग जाते हैं। तभी आदिति का फोन बनता है। अदिति के पास अद्विक का कॉल आ रहा था, इसलिए आदिति उन दोनों को एक्सक्यूज कर वहां से थोड़ा दूर जाती है। तभी विलियम अदृश्य से अपनी टूटी फूटी हिंदी में पूछता है कि मिस्टर राठौर, आप अदिति को पसंद करते हैं क्या? तो यह सुनकर अदृश्य रूड टोन में बोला, शी इज माइन। तो गलती से भी उस पर नजर मत डालना और उसे दूर रहना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना बोल अदृश्य चुप हो जाता है, क्योंकि आदिति उनकी तरफ ही आ रही थी। आदिति दोनों को इतना शांत बैठा देखकर बोली, गाइस क्या हुआ, तुम दोनों इतना शांत क्यों बैठे हो? अरे आज तुम दोनों की कंपनी की डील हुई है, तो उसके लिए हमें ऐसा शांत नहीं बैठना चाहिए। चलो ना चलते हैं, बाहर एंजॉय करते हैं। यह बोलकर वह दोनों को बाहर लेकर जाती है। बाहर लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, इसलिए आदिति विलियम को बोली है कि विलियम चलो डांस करते हैं। लेकिन विलियम अदिति को कुछ मीटिंग का बोलकर वहां से चला जाता है, इसलिए अदिति डांस फ्लो की तरफ देखने लग जाती है। अदृश्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। लेकिन अदिति अदृश्य के हाथ में अपना हाथ नहीं देती है, इसलिए अदृश्य अपने हाथ को घूमने लगता है और वही अदिति अदृश्य के डांस के लिए पूछने पर हैरानी से अदृश्य के हाथ को देखने लगती है और अपने मन में सोचती रहती है। उसे याद आता है कि कैसे लोगों ने उसे अदृश्य से पार्टनरशिप करते हुए बोला था कि अदृश्य को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह लड़कियों से काफी दूर रहता है और उसे लड़कियों का उसके पास आना बिल्कुल नहीं पसंद है। कितनी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने अदृश्य के पास आने की कोशिश की है। अदृश्य राठौड़ के पास दिल नहीं है, वो एक हार्टलेस इंसान है और उनकी पहुंच अंडरवर्ल्ड के डॉन तक है। तभी तो हर कोई उसके साथ काम करने से डरता है और जो भी उसके साथ काम करता है वो उसके बिजनेस को अपना बना लेता है। लेकिन आदिति के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए आदिति को अब अदृश्य से डर नहीं लगाता था। आदिति ने तो ये भी अफवाह सुनी थी कि अदृश्य की एक भी बिजनेस पार्टनर वुमेन नहीं है, इसलिए आदिति को पहले तो काफी डर लगता था। लेकिन अदृश्य ने पार्टनरशिप में कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे आदिति को हर्ट हो या डर लगे। आदिति कुछ देर अदृश्य के बारे में सोचती है, अदृश्य के साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है और वही आहाना यह सब कुछ देख रही थी। उसे काफी जलन हो रही थी, अदृश्य उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है। यह देखते हुए आहाना भी एक लड़के के साथ जो कि उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ डांस फ्लोर पर आ जाती है और डांस करने लग जाती है। गाना स्टार्ट होता है। वही माहिरा भी यह देखकर एक लड़के के साथ डांस फ्लोर पर आ जाती है, उसके साथ कपल डांस करने लग जाती है। वही अदृश्य का हाथ जैसे अदिति की कमर को टच करता है। अदिति में एक सिरहन सी दौड़ जाती है और अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अदृश्य अदिति की आंखें बंद होते देख अदिति से पूछता है, क्या बात है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? अदिति अपनी आंखें खोल देती हैं और ना में सर हिला देती हैं। अदिति और अदृश्य एक दूसरे से नॉर्मली बात करते हैं,
क्योंकि आदर्श ने जब वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता तब अदिति के सामने एक कंडीशन रखी थी, उसे अदिति एक फ्रेंड की तरह समझ ना कि बिजनेस राइवल की तरह, क्योंकि अगर वह उसे फ्रेंड की तरह समझेगी तो उसे कुछ ज्यादा ही सीख पाएगी, अगर वह बिजनेस राइवल की तरह समझेगी तो वह उसे एक राइवल की तरह देखेगी। इसीलिए वह दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन अदिति आदर्श के पास काफी कम ही जाती थी, क्योंकि अगर वह उसके पास रहती थी तो उसे कुछ अलग सा एहसास होने लग जाता था। इसलिए अदिति ज्यादातर टाइम आदर्श से दूरी बनाकर रहती थी और दूर रहकर ही काम करती थी। अदिति को अपनी लिमिट्स पता थी, वह एक बच्चे की माँ थी और आदर्श एक अनमैरिड लड़का, वो अपने आप को आदर्श के लायक नहीं समझती थी। इसलिए अदिति आदर्श से काफी दूर रहती थी और आदर्श भी अदिति के ऐसे इग्नोर करने को समझता था। वह जानता था कि अदिति उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अदिति उसे इग्नोर क्यों करती है। आदर्श ने काफी बार अदिति से पूछने की कोशिश की, लेकिन अदिति किसी न किसी कारण से उन बातों को टाल देती थी। लेकिन आदर्श ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, अदिति से अपने सारे सवालों के जवाब ले सकता है। इसलिए आदर्श ने अपने दोनों हाथों को अदिति की कमर से लपेट लेता है और उसे अपने आप से सटाते हुए बोला कि अदिति लुक एट मी, ऐसे तुम आंखें बंद करके डांस नहीं कर सकती। और आदर्श अपने एक हाथ को अदिति की कमर से हटाकर अदिति के चेहरे पर लेकर आता है और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोलता है, अदिति ओपन योर आइज। तो अदिति धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अदिति जैसे ही अपने आंखें खोलती है तो उसकी नजर आदर्श की नजरों से जा मिलती है और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। आदर्श अदिति की आंखों में इतना डूब चुका था कि वह अदिति की आंखों से उसके दिल का हाल समझ रहा था और वह जानता था कि अदिति का भी वही हाल है जो उसका है। इसलिए आदर्श अदिति को बोला, अदिति मुझे तुम्हारी आंखों में इतनी उलझन क्यों लग रही है? कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो, तुम्हें पता है ना कि हम बिजनेस पार्टनर से बढ़कर दोस्त भी है। तो यह सुनकर अदिति ना में सर हिला देती है और बोली, मिस्टर राठौर ऐसा कुछ नहीं है। तो आदर्श बोला, अदिति तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं बोल सकती। मैं इतने दिनों में तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो कि तुम कभी भी मुझसे नजरें चुरा कर बात नहीं करती हो, हमेशा मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात करती हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इतना सुनकर अदिति इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं मिस्टर राठौर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊंगी। यह सुनकर आदर्श बोला, कोई बात नहीं है तो तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो। अदिति आदर्श की आंखों में देखने के लिए घूमती है। वैसे ही दोनों के होठ टच हो जाते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है, जिसे दोनों ही हैरान रहते हैं और दोनों ऐसे ही हैरान से एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और दोनों के होठ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इन दोनों को किस करते हुए कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि जहां पर डांस फ्लोर था वहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए वहां पर कोई भी किसी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन आहाना और माहिरा कब से अदृश्य को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी कम लाइट होने की वजह से वह अदृश्य और अदिति को नहीं देख पा रहे थे। वही अदृश्य अदिति के इतना पास होने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अदिति की गर्दन में अपना हाथ डालकर अदिति को किस करने लग जाता है। अदिति अदृश्य को किस करने से नहीं रोकती है और वो भी अदृश्य को किस करने लग जाती है। अब अदिति के हाथ अदृश्य की गर्दन के इर्द गिर्द थे और वो दूसरे को पैशनेट करने लग जाते हैं और दोनों को होश ही नहीं रहता कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। जैसे ही डीजे का गाना थोड़ा लाउड होता है वैसे ही दोनों को होश आता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अदिति एक नजर अदृश्य को देखती है और वहां से जल्दी से चली जाती है। वही अदृश्य भी अपने मन में सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया है, उसे ऐसे किस नहीं करनी चाहिए थी। अब अदिति उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वही अदिति वहां से निकालकर सीधा अपनी कार में बैठकर अपने होटल के लिए निकल जाती है। वह पूरे रास्ते उस किस के बारे में सोचती रहती है कि वह कैसे किसी को किस कर सकती है, मिस्टर राठौर को किस कैसे कर सकती। अगर मिस्टर राठौर उसे किस कर रहे थे तो उसे उन्हें दूर करना चाहिए, लेकिन वो तो उन्हें किस करने दे रही थी और उनका साथ और दे रही थी। यह सोचते हुए अदिति को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने आप को डालते हुए बोली, अदिति तुझे ये क्या हो गया था, तू क्यों मिस्टर राठौर की तरफ खींची चली जा रही है। तुझे पता है ना कि वह एक अनमैरिड इंसान है और तू एक बच्चे की माँ है, तुम दोनों का कोई भी मिल नहीं है और अदृश्य की फैमिली
वाले काफी स्ट्रिक्ट है, वह तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। जिस रास्ते पर तू चलने की कोशिश कर रही है उस पर सिर्फ कटे ही कटे हैं, इसलिए तुझे अब मिस्टर राठौर से दूर रहना पड़ेगा। यह बोलकर अदिति बाहर देखने लगती है। वह थोड़ी देर में अपने होटल आ जाती है। अदिति कार से उतरकर होटल के अंदर चली जाती है और वहां से सीधे अपने रूम के अंदर चली जाती है। अदिति अपने रूम के अंदर ही सीधा चली जाती है। अदिति आज मीरा और अद्विक दोनों से नहीं मिली थी। वही अद्विक और मीरा दोनों बाहर हाल में बैठे टीवी देख रहे थे। उन्होंने अदिति को आते हुए देखा था, लेकिन अदिति को उनके पास न रुकते देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। तब मीरा अद्विक को बोली कि बेटा आप यहीं पर बैठकर टीवी देखा, मैं आपकी मम्मा से मिलकर आती हूँ। यह बोलकर मीरा वहां से अदिति के रूम की तरफ चली जाती है तो देखी है कि अदिति रूम में नहीं है और वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी। अदिति ने डोर बंद नहीं किया था, इसलिए मीरा को वो दिख गई और वो भी अंदर चली जाती है और अदिति से पूछती है कि क्या हुआ अदिति, कपड़ों में क्यों भीग रही हो, कोई बात है क्या? लेकिन अदिति तो उसे कुछ नहीं बोलती है और मीरा अदिति को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करती है तो अदिति मीरा के गले लगकर रोने लग जाती है। अदिति क्यों रो रही है? क्या अदिति अपने रोने का कारण मीरा को बताएगी? अदिति आज मीरा और अद्विक दोनों से नहीं मिली थी। वही अद्विक और मीरा दोनों बाहर हाल में बैठे टीवी देख रहे थे। उन्होंने अदिति को आते हुए देखा था, लेकिन अदिति को उनके पास न रुकते देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। तब मीरा अद्विक को बोली कि बेटा आप यहीं पर बैठकर टीवी देखा, मैं आपकी मम्मा से मिलकर आती हूँ। यह बोलकर मीरा वहां से अदिति के रूम की तरफ चली जाती है तो देखी है कि अदिति रूम में नहीं है और वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी। अदिति ने डोर बंद नहीं किया था, इसलिए मीरा को वो दिख गई और वो भी अंदर चली जाती है और अदिति से पूछती है कि क्या हुआ अदिति, कपड़ों में क्यों भीग रही हो, कोई बात है क्या? लेकिन अदिति तो उसे कुछ नहीं बोलती है और मीरा अदिति को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करती है तो अदिति मीरा के गले लगकर रोने लग जाती है। मीरा अदिति से पूछती है क्या हुआ अदिति, तुम रो क्यों रही हो? अदिति मीरा से कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। अदिति कुछ देर रोने के बाद चुप हो जाती है और अपने कपड़े चेंज कर अपने रूम में आ जाती है। मीरा भी अपने कपड़े चेंज करती है और वो भी रूम में आ जाती है। अदिति सीधा जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करता है। वहीं मीरा भी अदिति की बिना कुछ बोले रूम से चली जाती है। मीरा अद्विक को अपने साथ सुला लेती है। सुबह अदिति की आंखें जल्दी ही खुल जाती हैं और वो अपना डेली रूटीन कर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। आज अदिति को अपना नया घर देखने भी जाना था। उन्हें यहाँ पर आए हुए 1 वीक हो गया था और वो होटल में तो नहीं रह सकते थे, इसलिए अदिति ने नया घर लिया था। अदिति के पास काफी सारा काम था, क्योंकि जब से वो इंडिया आई है तब से अदिति का ध्यान उसकी कनाडा वाली कंपनी पर कम हो गया था। अदिति अपने होटल रूम से निकालकर अपने नए घर के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे नए घर में कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाने थे। इसलिए अदिति थोड़ी देर में अपने नए घर में पहुंच जाती है और वह देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि जैसे उसने इंटीरियर डिजाइन को बताया था उसके घर को डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर डिजाइनर ने भी उसके घर को वैसे ही डिजाइन किया था। तभी अदिति के पास राहुल का कॉल आता है और वह अदिति को बोला कि आज आदृश्य सर ऑफिस में नहीं आने वाले हैं, उन्हें कुछ काम था इसलिए वह आज ऑफिस में नहीं आएंगे। आज उनकी मीटिंग फॉरेन क्लाइंट के साथ आउट ऑफ सिटी है, इसलिए वह उनके साथ बिजी है और वह ऑफिस में नहीं आएंगे। यह बोलकर राहुल अदिति से बोला, अदिति मैम अगर आदृश्य सर नहीं आ रहे हैं और आप भी फ्री हैं तो क्यों ना आप आपके नए ऑफिस को एक बार देख ले। सर ने मुझे आपको नए ऑफिस के बारे में बताने को बोला था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन कल पार्टी की वजह से मैं आपको नहीं बता पाया, इसलिए अगर आप फ्री है तो आप अपने नए ऑफिस को एक बार देख ले और उसमें जो आपको चेंज करवाने हैं वह आप मुझे बता दीजिए। यह बोलकर राहुल चुप हो जाता है और अदिति के जवाब सुनता है। अदिति हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। अदिति राहुल से उसके नए ऑफिस के बारे में सुनकर अपने नए ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन अदिति ने आज नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसे काफी भूख लग रही थी। वह एक रेस्टोरेंट में चली जाती है
और वहां पर ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देता है। तभी उसकी नजर आदृश्य पर पड़ती है, जो कि एक लड़की के साथ बैठा बात कर रहा था। यह देखकर आदिति सोचती है कि मिस्टर राहुल ने बोला था कि मिस्टर राठौर की एक फॉरेनर के साथ मीटिंग है और आज वो दिल्ली में नहीं है, लेकिन ये तो मेरे सामने किसी लड़की के साथ बैठे हैं। लेकिन राहुल ने मुझे झूठ क्यों बोला, और ये लड़की कौन है? शायद उनकी वो ही फॉरेन क्लाइंट होगी जिसे वो मिलने वाले थे। इतना सोचकर आदिति अपना ब्रेकफास्ट करती है, वहां से जाने को होती है कि तभी आदिति की एक कॉलेज फ्रेंड, जो अब माया की बेस्ट फ्रेंड है, निशा, आदिति के पास आकर बैठ जाती है और अदिति को टोंट मरते हुए बोली, कैसी हो आदिति? मुझे पता चला कि तुम बिना शादी के मां बन गई थी। वैसे तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कहीं तुमने भी तो हम सब से छुप कर कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना रखा था जिसके बच्चे की तुम मां बन गई? या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? आदिति कुछ देर तो सुनती है और फिर बोली, कहीं मुझे प्रेग्नेंट करने का प्लान तुम सब में से तो किसी का नहीं है, क्योंकि मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम लोग ही हो, एक तुम और वो दोनों माँ बेटी। अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम लोगों की कोई चाल है, बाय गॉड कसम मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अब तुम लोग मुझे वो कमजोर आदिति मत समझना जो 5 साल पहले थी। आदिति की धमकी सुन निशा डर जाती है और अपने डर को छुपाते हुए बोली, अब भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो, और इतना बोल वहां से चली जाती है। आदिति भी जाने को होती है, तभी आदृश्य के पास बैठी लड़की की शकल नजर आती है। आदिति उसे देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा किसे देख लिया था आदिति ने जो वो इतना हैरान हो गई? आदिति सोचती है, मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा था, लेकिन कहाँ? तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। ये तो कल मिस रायचंद की पार्टी में माया और पायल के साथ थी, लेकिन ये यहाँ पर मिस्टर राठौर के साथ क्या कर रही है? आदिति अपने आप से बोली, तुझे क्या करना है मिस्टर राठौर की पर्सनल लाइफ के बारे में? और आदिति वहां से चली जाती है। वो लड़की आदृश्य के सामने कुछ फाइल रखती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। आदृश्य अपने सरोगेसी से होने वाले बच्चे के बारे में जानना चाहता था, जिसके बारे में माया और निशा ने छुपाया था। आदृश्य इन सब के बारे में जानकारी वो अपनी पावर से भी लगा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था वो लड़की कौन है। और जिस डॉक्टर ने सरोगेसी का प्रोसेस किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। सरोगेसी करने के कुछ महीने बाद ही उस डॉक्टर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी मौत से पहले आदृश्य के आदमियों ने उस डॉक्टर से पूछा, तब उस डॉक्टर ने सरोगेट मदर की डेथ के बारे में बताया था। वो लड़की मर चुकी है जिसके साथ ये सरोगेसी प्रोसेस हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही आदृश्य को पता चला था कि वो लड़की जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी वो अभी भी जिंदा है। माया और निशा ने उसे कहीं छुपा कर रखा है। यही सब जाने के लिए अदृश्य ने प्लानिंग बनाई थी, जिसे वो लोग खुद बेखुद उसे उसके बच्चे के बारे में बता दे। ये सब बात कर आदृश्य वहां से सीधे होटल हयात में जाता है अद्विक से मिलने। आदृश्य अद्विक से डेली रूटीन में मिलता था। आदृश्य का अद्विक से लगाव हो गया था और वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। अद्विक से मिलने के बाद आदृश्य अपने घर के लिए निकल जाता है। आज आदृश्य ने ऑफिस से छुट्टी की हुई थी, क्योंकि आज उसके दादाजी और दादी माँ आने वाले थे। राहुल ही सभी कामों को संभाल रहा था। आदृश्य जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, उसे अपनी फैमिली मेंबर और किसी अनजान लड़की की आवाज सुनाई देती है। आदृश्य आता है और अपने दादी जी और दादी माँ के गले लग जाता है। दादी माँ आदृश्य के सर पर हाथ रख कर बोली, कैसा है मेरा लड्डू? दादी आदृश्य को प्यार से लड्डू बोलती है। आदृश्य बोला, स्वीट हार्ट में तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? दादी बोली, शैतान तू बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी वैसा ही है। तभी एक लड़की बीच में बोली, दादी जी आप मुझे नहीं मिलवाए गई अपने लड्डू से। अदृश्य किसी लड़की के मुंह से अपने लिए लड्डू सुनकर गुस्से से लड़की को देखा है और डांटते हुए बोला, लिसन मिस, आप मुझे लड्डू नहीं बोल सकती, यह हक सिर्फ मेरी फैमिली को है। आप मेरे लिए अनजान है, इसलिए अपने मुंह के ऊपर थोड़ा काबू कीजिए और मुझे मेरे नाम से ही बोले तो ठीक होगा। आदृश्य को गुस्से को देखकर वह लड़की थोड़ा डर जाती है और अपने चेहरे से परेशानी को हटाते हुए बोलती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। हेलो मिस्टर आदृश्य राठौर, मेरा नाम सिया रायचंद है। सॉरी, लेकिन मुझे आपसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप दादी जी के साथ आए हैं।
तो आप प्लीज इनसे ही बात करें, मुझे आपके साथ बात करने में ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही आपका नाम जानने में कोई इंटरेस्ट है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। और अदृश्य वहां से सीधा अपने रूम में चला जाता है और बीच में वह एक नौकर को रोक कर बोला है, मेरा डिनर मेरे रूम में लेकर आओ। इतना बोल अदृश्य अपने रूम में चला जाता है। वही वो लड़की कभी अदृश्य को देखती है और कभी अदृश्य की दादी जी को, और उन्हें देखकर वह रोने लग जाती है और बोली, दादी जी ये इतना रूड क्यों है, ये क्या मुझे से 2 मिनट प्यार से बात नहीं कर सकते हैं। दादी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, यह ऐसा ही है, यह बचपन से ऐसा ही है, इसे लड़कियों से बात करना नहीं आता, तुम चुप हो जाओ, आ जाओ मेरे पास बैठो। और सिया दादी जी के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए बोली, दादी जी आप बोल रही हैं कि ये मुझसे शादी करेगी, ये मुझे बात तो नहीं कर रहे हैं, मुझसे शादी कैसे करेंगे। दादी बोली कि यह मेरी बात कभी नहीं काटता, मैं करूँगी तुम दोनों की शादी, तुम बस देखती जाओ कैसे अदृश्य तुमसे बात भी करेगा और शादी भी करेगा। सिया अपने मन में खुश होते हुए बोली, कितना आसान है ना इस बुढ़िया को पागल बनाना, मैंने 2 आंसू दिखाए इसे और यह हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही मुझे इन सब को अपने इशारों पर नाचना है और अदृश्य से शादी करनी है और इस पूरे राठौर खानदान पर अपना अधिकार जमाना है। अब इस बुढ़िया के होते हुए कोई भी मुझे राठौर खानदान की बहू बनने से नहीं रोक सकता है। अदृश्य राठौर, तुमने आज सिया रायचंद से सीधे मुंह बात नहीं की ना, इसका बदला मैं तुमसे शादी होने के बाद लूंगी, देखते जाओ कैसे मैं इस घर पर राज करती हूँ और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करती हूँ। सिया अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे दादी जी की आवाज आती है। सिया को खोए हुए देखकर दादी जी बोली, बेटा सिया तुम अभी से ही हमारे पोते अदृश्य के ख्यालों में खो गई क्या। सिया थोड़ा शर्माते हुए बोली, हाँ दादी जी, वो है ही इतने हैंडसम कि अगर कोई भी लड़की उन्हें एक बार देख ले तो वह उनके ख्यालों में खो ही जाती है। दादी जी बोली, ठीक है मुझे पता है कि मेरा पोता इतना हैंडसम है, लेकिन अब तुम उसके पास जाओ उसके रूम में और उससे कुछ बातें करो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। यह सुनकर सिया बोली, ठीक है दादी जी मैं अभी जाती हूँ। और सिया वहाँ से सीधे अदृश्य के रूम की तरफ चली जाती है। वही अदृश्य नीचे से आते ही सीधा वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और अदृश्य वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलता है। उसकी कमर पर सिर्फ एक टॉवेल होता है और दूसरे टॉवेल से वो अपने बालों को सिखाते हुए बाहर आता है। तभी सिया उसके रूम में आ जाती है और अदृश्य को ऐसे सिर्फ एक टॉवेल में देखकर सिया उसे आंखें बड़ी किए देखने लगती है, क्योंकि अदृश्य की बॉडी काफी अट्रैक्टिवली थी। तभी अदृश्य दूर की तरफ देखता है। वहां सिया को देखकर अदृश्य से उसे घूर कर देखता है और कुछ बोलने को होता है कि सिया रूम को लॉक कर अंदर आ जाती है। अदृश्य गुस्से से सिया को देखता है और वहीं सिया का ध्यान तो अदृश्य के 8 पैक एब्स पर और परफेक्ट बॉडी पर थी। सिया धीरे धीरे अदृश्य की तरह बढ़ने लगती है। अदृश्य अब भी सिया की ही अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। तभी सिया को कुछ गर्मी का एहसास होता है। उसे लगा कि ये एकदम से टेम्परेचर कैसे बढ़ गया। तभी सिया अदृश्य के चेहरे की तरफ देखती है और अदृश्य के गुस्से को देखकर वो थोड़ा तो घबराती है, लेकिन अपने कदम नहीं रोकती है। उसे पता था अदृश्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि दादी जब तक उसके साथ है अदृश्य उसको कुछ नहीं कर सकता है। सिया अदृश्य के पास आकर उसके सीने पर कुछ छूने को होती है। तभी अदृश्य उसके हाथ को मजबूती से जकड़ लेता है और सिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें मेरे रूम में आने की किसने बोला है, और हाँ तुम मुझसे दूर ही रहो। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारे पेरेंट भी तुम्हें पहचाने से इनकार कर देंगे। इसलिए दादी को अपने फेवर में लेकर ज्यादा उछलो मत, मुझे तुम जैसे लड़कियों के बारे सब कुछ पता है। कैसे तुम अमीर खानदान के बड़ों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उनके लड़की से शादी कर लेती हो और उसके पैसे पर राज करती हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम यहाँ से अपने आप से चली जाओ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकल तो कहीं तुम इस दुनिया से ही न निकल जाओ। सिया अदृश्य के गुस्से को अच्छे से जानती थी। उसने न जाने कितनी ही लड़कियों को अपने रास्ते से हटाया है और सिया अभी मरना नहीं चाहती थी। इसलिए सिया अदृश्य के रूम से चली जाती है। अदृश्य सिया के जाने के बाद फिर से शॉवर लेकर आता है और टेबल से अपने फोन को उठाकर देखता है, जिस पर राहुल के काफी सारे कॉल आए हुए थे। अदृश्य राहुल को कॉल करता है और राहुल अदृश्य को कुछ ऐसा बताता है
जिसे सुनकर आदर्श शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से अपने ऑफिस के निकल जाता है। आदर्श जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आता है। ऐसा क्या हुआ जो आदर्श कटनी जल्दी में कही जा रहा है? ऐसा क्या बताया राहुल ने आदर्श को? और अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में आदर्श ऑफिस में होता है और अपनी कार से निकलकर अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में जाता है, जहां पर राहुल उसका इंतजार कर रहा था। आदर्श को देखकर राहुल बोला, सर वो अभय प्रताप सिंह मिस आदिति के बारे में पता कर रहे हैं। राहुल की बात सुन के आदर्श बोला, लेकिन वो आदिति को कैसे जानता है? आदिति तो कनाडा में रहती थी, वो अभी कुछ ही दिनों पहले ही आई है, फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन उसे कैसे जानता है? राहुल बोला, सर वो मैंने पता किया है, मिस आदिति का और मिस्टर प्रताप का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मिस्टर प्रताप ने मिस आदिति को मिस रायचंद की पार्टी में देखा था और हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली है कि मिस्टर प्रताप को मिस आदिति से पहली नजर का प्यार हो गया है और वो उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। आदर्श गुस्से से बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आदिति को देखने की? वो सिर्फ मेरी है, उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। जो भी हम दोनों के बीच आने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल आदर्श की बात सुनकर अपने मन में बोला, मुझे तो पहले सिर्फ शक था कि आदर्श सर मिस आदिति को पसंद करते हैं, लेकिन अब यकीन हो गया है। मुझे पता है मिस आदिति के जैसी सीधी साधी लड़की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था कि मिस आदिति हो आप जैसे अकड़ू और गुस्से को संभाल सकती हैं। तभी राहुल अपने ख्यालों में खो जाता है। जिस दिन अदिति ऑफिस में पहली बार आई थी, आदर्श अपने केबिन में था और राहुल केबिन के डोर पर नॉक करता है और अंदर से एक सख्त आवाज आती है, कम इन। राहुल आदिति को अपने साथ लेकर आता है और आदर्श को धीरे से बोला, बॉस वो मिस आदिति ये कनाडा से आई हैं, आज आपकी इनके साथ मीटिंग है। ये सुनकर आदर्श राहुल को बोला, तुम ही मीटिंग कर लो, तुम्हें पता है मुझे लड़कियां अपने आसपास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मीटिंग एक लड़की के साथ फिक्स कर दी। आदर्श और राहुल की ये बातें आदिति तक नहीं जा रही थी क्योंकि वो काफी दूर थी। उन दोनों से राहुल एक बार भी आदर्श से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर वो मैंने तो सब चेक लिया है, अगर आप भी एक बार देख लेते तो। राहुल की बात पर आदर्श अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर आदिति की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। और उसी वक्त आदिति भी आदर्श की तरफ अपनी नजरें करती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अदिति का भी यही हाल था, वो भी आदर्श को ही देखे जा रही थी। राहुल दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखा हुआ देखकर कभी अदिति को देखा है तो कभी आदर्श को, और अपने मन में ही बोला। थोड़ी देर पहले तो आदर्श सर ने बोला था कि वह इस लड़की के साथ मीटिंग नहीं करना चाहते हैं और अब देखो कैसे उसकी आंखों में डूबे जा रहे हैं। राहुल ऐसे ही दोनों को 15 मिनट तक देखता है। आदर्श अदिति दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। तभी डोर पर कोई नोक करता है जिससे उनकी आई कांटेक्ट टूटा है और वह ऑकवर्ड हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। वही डोर पर आदर्श की ऑफिस का एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट के फिर से नोक करने पर आदर्श उसे अंदर आने के लिए बोलता है और वह सर्वेंट कॉफी को अंदर रखकर वहां से चला जाता है। वही आदर्श अदिति की तरफ देखते हुए बोला, आप खड़ी क्यों हैं, आइए बैठिए। आदिति आदर्श के इतना बोलने पर एक चेयर पर बैठ जाती है। आदर्श एक कॉफी कप आदिति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके लिए। बोला, ये आपके लिए। आदिति पहले तो न बोलती है, लेकिन फिर आदर्श के बार बार फोर्स करने पर आदिति कॉफी कप ले लेती हैं। ऐसे ही दोनों आदिति के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। आदिति सब कुछ आदर्श को अपने प्रोजेक्ट के बारे बताती हैं। आदर्श आदिति के प्रोजेक्ट और आदिति दोनों से ही इम्प्रेस हो गया था। आदर्श ने ऑकवर्ड सिचुएशन को हटाने के लिए आदिति से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। आदर्श की नजरें ना चाहते हुए भी आदिति के ऊपर जा रही थी। उसे आदिति से एक अपनापन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदिति को पहले से जानता है और उसे मिला भी है। आदर्श बार बार आदिति को देख रहा था। ये सब राहुल नोटिस कर रहा था, लेकिन ये सब राहुल की समझ से बाहर था क्योंकि राहुल अभी तक सिंगल है और उसकी कोई भी जीएफ नहीं है। इसीलिए राहुल आदर्श के बार बार आदिति को देखना समझ नहीं पा रहा था। आदिति आदर्श से कुछ और अपने प्रोजेक्ट को लेकर बात करती है और वहां से जाने को होती है।
तभी आदृश्य राहुल को खाना लाने का इशारा करता है और आदिति को जाने से रोकने के लिए आदिति लंच टाइम हो गया है, आप लंच करके ही जाइए। आदिति बोली सॉरी मिस्टर राठौर लेकिन मुझे भूख नहीं है, कभी फिर साथ लंच करेंगे, अब मुझे जाना है। तभी राहुल की आवाज आती है, मिस अदिति लंच का टाइम हो चुका है, अगर आप सर के साथ लंच कर लेती तो उन्हें अच्छा लगता। आदर्श भी राहुल की बात में हाँ मिला देता है और अपने आप से बोली ये मिस्टर राठौर को क्यों हो गया है, मैंने तो बाहर इनके बारे में पता नहीं क्या क्या सुना था, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है जैसा लोगों ने इनके बारे में बताया था। लेकिन लंच का क्या करूं, ऐसे इन्हें मना करना भी अच्छा नहीं लगेगा और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ लंच के लिए पूछ रहा है और इनके साथ लंच भी नहीं कर सकती हूं। अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है, पहली ही मीटिंग में साथ लंच नहीं, अभी अदिति तू इन्हें मना ही कर दे। आदिति अपना मुंह खोलती उसे पहले ही आदृश्य की सॉफ्ट आवाज आई, मिस आदिति आप किस सोच में लग गई, खाना ठंडा हो रहा है। आदिति और कुछ नहीं सोचती है, आदृश्य के साथ लंच कर लेती है। आदृश्य का ध्यान खाने पर कम था, वो तो बार बार चोरी चोरी अदिति को और उसकी हरकतों को ही देख रहा है। उसे आदिति का साथ काफी अच्छा लग रहा था, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। आदिति के पास जाने से तो आदृश्य ने आदिति को लंच के लिए रोका था। अदिति थोड़ी और देर तक उसके पास रहे। आदिति लंच के बाद वहां से निकल जाती है। आदृश्य जाती हूँ अदिति को देखता है और राहुल से अपने उसी सख्त ओरे में बोला, मुझे अदिति के बारे में जानकारी चाहिए जल्द से जल्द। आदिति के बारे में पता लगाने के लिए आदृश्य ने आदिति से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कुछ पर्सनल क्वेश्चन किए थे ताकि अदिति की सच्चाई के बारे में उसे पता लग सके, क्योंकि राहुल को अदिति की एक भी जानकारी नहीं मिली थी। इसे वो दोनों काफी हैरान थे। आदर्श जैसा इतने पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए किसी का भी बैकग्राउंड निकालना काफी आसान था, लेकिन अदिति एक ऐसी लड़की थी जिसे बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। राहुल हैरानी से आदृश्य को देखता है, ये क्या हो गया था सर की मिस आदिति के सामने कितने सॉफ्टी बात कर रहे थे, लेकिन उनके जाते ही इन्हें क्या हो गया है। ऐसे ही आदर्श और आदिति की मुलाकात होने लगी और आदर्श आदिति के पास आने लगा। थोड़े ही दिनों में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और आदर्श को अदिति से धीरे धीरे एक लगवा जुड़ा होने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। आदृश्य अब अदिति को कम के बहाने से अपने पास रखता और आदिति के किसी भी लड़के से बात करने पर उसे जलेसी फील होती है। आदृश्य को अपने प्यार का एहसास होने में काफी टाइम लग गया था। आदृश्य के आदिति की किस भी अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए किया था, लेकिन आदिति तो वहां से चली गई थी। कम टू प्रेजेंट टाइम। राहुल आदृश्य के जज्बातों को समझ रहा था और आदृश्य के ऑर्डर पर आदृश्य अभय प्रताप के बारे में जानकारी निकालने के लिए चला गया था। क्या आदृश्य को सच में आदिति से हो गया है प्यार, या फिर ये एक अट्रैक्शन है?